नाजरीन, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान चंद रोज पहले एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था, जिसमें पहले ईरान ने पाकिस्तान में के बलूचिस्तान के हिस्से में हमला किया और जवाबी तौर पे पाकिस्तान ने भी उसी तरह, जैसे कहते हैं रिटर्न इन द सेम कॉइन, उसी तरह हमला किया। और यहाँ पे जो लोग मारे गए, उनका ये क्लेम था कि वो उनके दहशतगर्द हैं, जो जैश अल अदल नामी तंजीम, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है और वो सीस्तान बलूचिस्तान में ऑपरेट करती है, उसके दहशतगर्दों को मारा। और जवाबी तौर पे जाहिर है कि पाकिस्तान तो एक पावर है, और वो इस तरह की कोई भी एग्रेशन पाकिस्तान के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर जो आ रही है उसको बर्दाश्त नहीं करता। तो जवाबी तौर पे मौसर हमला किया गया और वहां पे भी टारगेट किया गया जो हमारे यहाँ पे दहशतगर्द हैं। ये जो एक दहशतगर्द तंजीम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो बहरहाल ये एक, इससे सारी दुनिया में एक खलबली सी मच गई, क्योंकि पहले ही हालात जो हैं वो ख़राब हैं मिडल ईस्ट में, और ईरान के साथ तनाव और खिंचाव की सूरत हाल है, जो कि उसकी प्रॉक्सीज जो हैं कई जगह पे ऑपरेट कर रही हैं। तो उन्हें कई एक नया मुहाज खुल गया है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान ने दोनों ने बहुत ही इस पे पेशेंस का और अक्लमंदी का मुजाहरा किया और इस बात को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसमें बाकी ममालिक ने, सबसे पहले चाइना ने दोनों को मशवरा दिया कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, और तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। इस पे हम देखेंगे कि ये वाकया क्यों हुआ, इसके मुज़मरात क्या हैं, और इस पे पाकिस्तान ईरान को क्या तरीक़ाकार इख्तियार करने चाहिए कि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो, और जो कॉमन एनिमीज़ हैं उनको कैसे काबू किया जाए, बॉर्डर्स को कैसे सिक्योर किया जाए। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो तारिक लोधी साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया। मैं आपने जो ये पढ़ा, इंटरनेशनली भी और रीजनली भी ये बड़ा अहम वाकया है जो कि एक माइलस्टोन समझा जा सकता है मौजूदा सूरत हाल में। इसके बारे में इसकी तफसीलात और इसके इसके कॉन्सिक्वेंसेस या इसके एनालिसिस में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, ताकि हम उस कंटिन्यूटी में रहें। जैसा कि मेरा अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक सिलसिलेवार हाइब्रिड वॉरफेयर की सिलसिलेवार कड़ी है, और इसको उसी जाविये से देखना चाहिए। इसमें मौजूदा ये जो मुख्तलिफ हाइब्रिड वॉरफेयर की जो मैदानी जंग बने हुए हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि हमास इसराइल जंग, यूक्रेन और रूस की जंग जो है, वो दोनों एक अहम सेंटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज हो रहे हैं हाइब्रिड वॉरफेयर या ग्रे जोन वॉरफेयर में। और ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट भी हो रहे हैं, और ये दोनों कनेक्ट होने के साथ साथ जो मिडिल ईस्ट का हाइब्रिड वॉरफेयर का जोन है, वो अब हमारे हमारे मुल्क के साथ भी, रीजन के साथ कनेक्ट हो रहा है। हमारे रीजन से मुराद ये है कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान शामिल हैं इसमें। तो ये इन तीनों को शामिल होने में साथ साथ अगर हम पीछे पिछले कुछ वाकयात पे नजर दौड़ाएं, तो हम देखेंगे कि तसलसल से ईरान के अंदर हमले हो रहे हैं, और इसी तरह अफगानिस्तान में जब से अमरीकी फौजों ने वहां से पुल आउट किया है, तो वहां पे भी मुकम्मल अमन कायम नहीं हो सका। अभी यूएन की रिपोर्ट है कि वहां पे दाइश और अलकायदा जो है वो दोबारा से अपने कदम जमा रही है। इसी तरह पाकिस्तान में भी दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। अच्छा, अब ये बज़ाहिर जो चीज़ अमल में आई है, ये दुनिया जैसे तकसीम होती जा रही है दो ब्लॉक्स के अंदर। एक वो ब्लॉक जिसमें हिंदुस्तान, इसराइल, अमेरिका और उनके साथी शामिल हैं, और दूसरी जानिब रशिया, चाइना, ईरान और उनके साथी शामिल हैं, जिसमें किसी हद तक दुनिया हमें भी शुमार करती है चाइना का करीबी दोस्त होने के नाते, और उसके सी पैक का होस्ट होने के नाते। तो हम इन दोनों की जंग के जो कशमकश चल रही है, उसमें एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पे एमर्ज हो रहे हैं। बहरहाल इस तमाम चीज के अंदर अगर हम देखें, तो हिंदुस्तान ने जैसे जैसे इकोनॉमिक अपना IMEC
इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी शुरू का आगाज किया है। उसके अलावा हिंदुस्तान चाहता है कि वो इसराइल के साथ मिलके उनका जो ईस्ट मेडिटेरेनियन गैस फोरम है उसके अंदर ताउन करे और नए तिजारती रास्ते और रूट्स इख्तियार करे। ईरान को और पाकिस्तान को वो बाईपास करे और जो सी पैक का रास्ता है उसका ब्लॉक करे। और इसी ज़िमन में आप ये नोटिस करेंगे कि ईरान ने अपना रास्ता चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया है बरास्ता वखान रेंज। और इसके साथ साथ अभी चाइना के साथ उसके ताल्लुकात सफारती ताल्लुकात बनने का अंदिया है। इसके अलावा ये भी अंदिया है कि अमेरिका भी अपने कौंसलर लेवल के ऊपर वहां से ताल्लुकात बहाल करना चाहता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसराइल जो ये खिता है ये 3 हिस्सों में तकसीम है, जिसमें ईरान और उससे ऊपर का हिस्सा जो है वो इसराइल के ऑर्बिट में आता है। और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा है वो इंडिया के ऑर्बिट में आता है। और अफगानिस्तान बजाते खुद मुश्तरका इंडिया और इसराइल और अमेरिका के ऑर्बिट में। इस तरह अगर हम इसको तस्वुर करें तो जितने यहाँ पे वाकयात हो रहे हैं दहशतगर्दी के और जो कि कोवर्ट वॉरफेयर का या इस हाइब्रिड वॉरफेयर का एक वाजे टैक्टिक्स है, तो हमें ये वाजे तौर पे समझ आएगा कि ये इनमें ये तीनों किसी ना किसी तरह मुलविस हैं। अगर हम ये समझें कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान मुलविस है तो नहीं, अब इतना वसी मैदान जंग है कि ये एक तनहा इंटेलिजेंस एजेंसी का बस में नहीं है। ये तो हुआ इसका जनरल बैकग्राउंड। अब हम आते हैं जो ईरान ने जो वाकया किया, ये क्यों किया। अमूमी तौर पे समझा जाता है कि ईरान ने ये वाकया जो किया हुआ है ये उसके ऊपर जो मुख्तलिफ हमले मुख्तलिफ अतराफ से और उसकी प्रॉक्सीज के ऊपर हमले हो रहे थे, तो जो या वो रेजिस्टेंस के ऊपर जो हमले हो रहे थे, इसने उनको उसके लिए अपने लोगों का मोराल बूस्ट करने के लिए ये अमल किया और उनको जवाब देने के लिए, ताकि एक हद से आगे ना बढ़े। मगर मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ हम उससे फौरी तौर पे उससे पहले इस वाक़े से पहले के एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी और वो था इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर का विजिट था हिंदुस्तान में, जो कि 15 तारीख को वापसी हुई। 2 दिन का विजिट था। बज़ाहिर वो एक बायलैटरल उसके बारे में था, मगर इससे कबल ऑलरेडी हिंदुस्तान ने के एक नज़दीक एक बहरी जहाज के ऊपर ड्रोन का हमला हुआ था, जिसमें आप को ये अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि किसने किया, गो के इल्जाम ईरान पे लगाया जा रहा है। एन मुमकिन है कि ये एक थर्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, ताकि हिंदुस्तान को डायरेक्टली मुलविस किया जा सके और वो बाकी इंतहाई इकदाम उठाने में ईरान को पुश कर सके। तो वो उनके बहरकैफ हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर का विजिट था, उनके हमरा सिक्योरिटी के भी अफराद साथ थे उनके हमरा। और मैं ये महसूस करता हूँ कि उन्होंने कोई ना कोई इतनी अर्जेंट ऐसी अहम वेरीफाइबल इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है जो कि ईरान को, जिसकी बुनियाद पे ईरान ने अपने मुमकिना हमले जो उसका प्लान हमले थे उनके अंदर पाकिस्तान को भी शामिल किया है। ये बहरहाल मेरा अपना अंदाजा है और इसको मैं इस वास्ते तकवीत देता हूँ कि बाद अजान जब वाकई के बाद डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन में डिप्लोमेटिक मामला बहाल हुए, तो हिंदुस्तान तो ईरान के वजीर खारजा ने इस बात का वाज़े बयान दिया कि यहाँ पे इन पाकिस्तान और ईरान के मामला खराब करने के लिए थर्ड कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। मैं इससे इनका इशारा लेता हूँ कि जो हमारा अंदेशा है कि हिंदुस्तान इन्वॉल्व है उसको तकवीत मैं पाता हूँ। अब आ जाती है बात के जैश अदल क्या चीज़ है। ये इट इज़ अ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ वो जो पहले जुंदुला थी उसका, और जुंदुला विद इन इटसेल्फ, और दूसरी जमातों की जो बलूचिस्तान में ईरान और पाकिस्तान और
इधर अफगानिस्तान के बलूचिस्तान में वो शोरिश करना चाहते थे और ग्रेटर बलूचिस्तान को परसू करना चाहते थे, जो बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान का भी एजेंडे में शामिल था, तो 1971 से लेके शामिल है। उसको उसमें वो उन लोगों का, इन्हीं लोगों का, इन्हीं कुव्वतों का खड़ा किया हुआ एक ग्रुप है, जो कि बलूचिस्तान के अनगवर्नड एरियाज के अंदर अफगानिस्तान से आता है और वहां से दाखिल हमला करके उधर से ही वापस लौट जाता है। अब ये ज़हन में रखिए कि हिंदुस्तान ने जायदान में अपना बहुत बड़ा बेस, इंटेलिजेंस का बड़े अरसे से बेस ऑपरेट कर रहा है, जो कि चाबहार की आमद के साथ साथ मजीद उसमें फैलाव आया है। डेलाराम अपना चाबहार डेलाराम जरंज रोड जो है, वो उसने उसकी वजह से भी उसको उस वक्त बेस में फैलाने का मौका मिला, और वहां से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऑपरेशंस को कंट्रोल और मैनेज करता रहा है। तो मुझे कभी यकीन है कि ये जो अफराद थे, जो ये जैश अदल है, इसका और हिंदुस्तान का बड़ा गहरा ताल्लुक है, और इसी बिना पे उन्होंने उनको वेरीफाइबल इंटेलिजेंस दी, क्योंकि उनको इल्म था कि उनके एक्सपेंडेबल जो लोग हैं वो कहाँ पे मुकीम हैं, और उन्होंने सिंपली कोऑर्डिनेट्स उनको दिए होंगे कि आप इधर से तस्दीक करें, और उन्हें तस्दीक करके उसके बाद उन्होंने उनको इतना मौका नहीं दिया कि वो पाकिस्तान के साथ उसके बारे में ताउन या उसके बारे में मजीद बातचीत करते। तो ये तो फिर बहुत ही एक मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा सूरत हाल है तो फिर तो ये बहुत खतरनाक बात है कि इस तरह स्पर ऑफ द मोमेंट पे इस तरह का कैनेटिक अटैक जो है अक्रॉस द बॉर्डर करें। देखें, पहले फायरिंग होती रही है, रॉकेट फायर होते रहे हैं, वो ठीक है, उस इलाके में ये होता रहा, और हमेशा से साला साल से एक दूसरे से एंगेज हो रहे होते हैं। और आप ये देखिए कि इस मौके पे मोदी साहब बहुत ज़्यादा जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिवली चल रहे थे। आपका ट्रेड डेलीगेशन था, आपका मिलिट्री डायलॉग हो रहा था, इंटेलिजेंस का हो रहा था, फॉरेन ऑफिस का हो रहा था, उनका अपने एम्बेसडर वहाँ गए हुए थे। इतने चैनल्स एक्टिव थे, उसके बावजूद अगर उनके वेरीफाइबल इस तरह की इंटेलिजेंस, जिसमें 3 बच्चे मारे गए, 2 बच्चे हलाक हुए और 3 ज़ख्मी हुए, तो मेरा ख़्याल है वो तो फिर इस तरह की कोई वेरीफाइबल इंटेलिजेंस नहीं थी कि जिसके ऊपर वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर, जो उनका हमसाया मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, और हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात भी हैं। ठीक है, बीच में हमसायों में बिटरनेस भी आ जाती है। तो अगर इस तरह करें तो फिर एक तो मेरा ख़्याल है बहुत हमारे कहीं मैकेनिज़्म में बड़ी कमज़ोरी है, जिसको दोनों ममालिक को बैठ के तय करना चाहिए। अ, दूसरी बात जो सबसे अहम है, जो मैंने अभी इस पे बात कर रहा हूँ, उसमें मैं चाहूँगा कि आप इस पे कमेंट कीजिए कि हमारा देखिए कि ईरान, दे आर आवर फर्स्ट डोर नेबर, और वी कांट चेंज द नेबर्स। तो नेबर के साथ ताल्लुकात जो हैं, वो बहुत ही एहतियात से चलाने चाहिए। आप देखें कि अमेरिका का क्यूबा के साथ कितना शदीद जो है तनाव रहा एक ज़माने में, जो वो न्यूक्लियर वॉर तक भी बात पहुँच गई, लेकिन कभी एग्रेशन नहीं की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे पहलू में बैठे हुए हैं, तो ये हमारे लिए खराबी का बायस बनेंगे। तो इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन ये बात अपनी जगह है कि ये जो आग से हमने जो लगी हुई है पूरे मिडल ईस्ट में, जैसे अमेरिका ने अब कह दिया है कि हमारे हदफ जो हैं ईरान पे भी हैं और बाकी जगह पे भी हैं, तो ये एक आग फैल रही है, हमें उसे आग से बचना है। लेकिन ये भी हकीकत है कि आग से बचने के लिए आग से लड़ना भी पड़ता है। तो पाकिस्तान ने एक बड़ा बिफिटिंग रिस्पॉन्स तो दिया, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि फौरी तौर पे उनकी rapprochement एफर्ट शुरू हो गई, जिसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर भी 29 को जुलाई को यहाँ तशरीफ लाए ईरानियन, और उन्होंने मामला तय किए। लेकिन इसको फर्दर जो है एक प्लान्ड और सस्टेन्ड एफर्ट कैसे होनी चाहिए कि ये दोबारा ऐसी हरकत ना हो, या ऐसा कोई आके अगर वो कह रहे हैं कि थर्ड कंट्री कर रहे हैं, बटन तो उन्होंने दबाया ना खुद, थर्ड कंट्री ने हाथ तो नहीं पकड़ के दबा दिया। तो थर्ड कंट्री को जो भी कर रहे हैं उसको फिर मिलके रोकना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर दोनों के जो दहशतगर्द हैं, जो जैशुल अदल वाले यहाँ आके बैठ जाते हैं, बीएलए वहां जाके बैठ जाता है, पाकिस्तान ने जवाबी तौर पे बीएलए के लोगों को मारा वहां पे।
تو ان دونوں کو روکنے کے لیے کیوں نہیں یہ دو اسٹیٹس مل کے آپس میں کیوں نہیں ایفرٹ کر لیتی ہے؟ آپ کا نقطہ نظر بہت واضح اور بڑا مدلل ہے. آ، اور میں اس سے پہلے کہ مزید اس میں جاؤں، میں آپ کو بتاؤں کہ ویریفائبل انٹیلیجنس کی جو میں نے ذکر کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو باقی شواہد یا ان کے پاس جو انٹیلیجنس انپٹس تھی، وہ اس چیز کی تصدیق کرتے تھے. اب انہوں نے کیوں فوری طور پہ کیا، اس کا تو مجھے علم نہیں کہ یہ کہ کیا دباؤ تھا یا کیا ان کو ڈرایا گیا تھا یا کیا ریزنس تھے اور کیوں وہ کیا. مگر جو ان کے فورن منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ تھرڈ پارٹی انوالوڈ ہے، تو وہ اس بات کی خمازی کرتا ہے کہ اس میں یقیناً ان کو پرومپٹ کیا گیا تھا. اور اس وقت بہرحال وہ یہ انتہائی غلط چیز تھی جس کا جواب دیا، بٹ اٹ از ناؤ بیہائنڈ اس. اور جیسا آپ نے کہا، ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے، اس چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں مل جل کے. تو میرا تو بڑا مجھے اس چیز کا بڑا یقین ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ اپنے انٹیلیجنس ریلیشنز جو ہیں ان کو امپروو کریں، اور ہمارا تینوں کا اس وقت ایک کامن اینیمی جو ہے، ایک تو یہ بلوچ دہشت گرد جو بلوچستان کا نام لے کے BLA یا اس طرح کی دہشت گردی کر رہے ہیں ملوث دونوں جانب بارڈر کی. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جیسے ان کو موقع ملے گا یہ افغانستان میں بھی شورش کریں گے. تو یہ ایک تو ان کے اگینسٹ، اور دوسرا جو ہے وہ ہم تینوں کا جو مخالف ہے وہ داعش ہے. تو ہم تینوں ممالک افغانستان، ایران اور پاکستان مل کے ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ سنگل پوائنٹ کے اوپر جہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم ہو اور ریلیٹڈ ہو، اور یہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو، اس کے اندر اس طرح کے معاملات کو ہم مزید اسٹرانگ کریں، اور لوکل گراؤنڈ لیول کے اوپر اپنے جو تجارتی اور کمرشل تعلقات ہیں انہیں اضافہ کرنے کی پوری کوشش کریں، بغیر کسی قسم کی جو سینکشنز ہیں ان کو وائلیٹ کیے ہوئے. تو یہ بہرحال نازک معاملہ ہوتا ہے. اس کے اندر مجھے یقین ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر اس چیز کے بارے میں جانتا ہوگا اور انشاءاللہ اس کی طرف وہ کوشش کرے گا. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بلوچ ان کے ساتھ انہوں نے یہ حملہ کیا، جو اس میں مچھ کے علاقے میں، اور انہوں نے کوشش کی کہ وہاں پہ اپنا وجود کا اظہار کریں انٹرنیشنلی، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کی تمام جو ایک بڑی مربوط قسم کی ایک کیمپین چل رہی ہے جو کہ ان کے مختلف جگہوں پہ حملے کر رہے ہیں. اور یہ مسلسل پچھلے ایک ماہ سے ان کے کافی زیادہ مقدمے حملے کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو الیکشننگ کمپین کو بھی اٹیک کرنے کے طریقہ کار ہیں، وہ بھی ان میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس چیز کے باوجود کہ PTP نے اعلان کیا ہے کہ وہ الیکشن ریلیز پہ یا ان پہ حملہ نہیں کرے گی، جو کہ مجھے ایک اسٹریٹجیکل موو لگتی ہے، جبکہ باقی گروپس جتنے بھی ہیں جو اور ان کے شامل یا ان کے حمایتی یا ہمدرد گروپ جو ہیں، وہ اپنے حملے جاری کیے ہوئے ہیں. اچھا، اس میں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اب اس وقت جو صورتحال ہے، ہم ہمیشہ یہاں پہ پاکستان میں ایک سیکٹیرین بیٹل گراؤنڈ بنے رہے. شیعہ سنی اور دو ممالک دونوں ایکسٹریم سے آ کے دونوں ایکسٹریمسٹ کو سپورٹ کرنے والے، اور بیٹل فیلڈ جو ہے، بیٹل گراؤنڈ پاکستان بننا تھا، جس کے اوپر ہم نے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کیا. اور اب ایک صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ایک اچھا ایک ریلیشن شپ شروع ہو گیا ہے. تو ہمیں ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ بالکل یہاں پہ جو سیکٹیرین جو بیٹل فیلڈ بنا ہے یا بیٹل گراؤنڈ بنے، اس کی ہمیں بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے کہ سیکٹیرین بنیادوں پہ یہاں پہ کوئی دہشت گردی یا ایکسٹریمزم ہو. ایک تو یہ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف سے ان کے فورن منسٹر آئے بھی ہیں، اور ایک جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں اس میں سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو گیس پائپ لائن کے اوپر وہ ایک تنازع کھڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر آربیٹریشن کے لیے جا رہے تھے، اس میں انہوں نے توسیع کر دی ہے کہ اس دوران ہم بیٹھ کے خود بات کریں گے. وہ دے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی CBM کی ضرورت بھی ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کیے جائیں، اور دہشت گردی کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ اور باقی آپس میں جو کہیں پہ بھی بد اعتمادی کی فضا ہے اس کو دور کیا جائے. دیکھیے، پاکستان کا تو ان کے ساتھ ہمسایہ ہونے کے ساتھ کلچرل
ریلیشن شپ ہے، ریلیجس ریلیشن شپ ہے، اور حتیٰ کہ آپ کے کچھ ایریز ہیں جہاں پہ بجلی، پانی، گیس سب وہاں سے آتی ہے، اور ٹریڈ بھی ہوتی رہتی ہے آپس میں. تو میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کے یہ پلس پوائنٹس ہیں جس پہ فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جو دو کمزوریاں ہیں، جو دہشت گرد دونوں طرف بیٹھے ہیں اور جو سیکٹیرین ازم کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے. سمپل ایز دیٹ. آپ تو ہونا یہ چاہیے کہ وی شوڈ سیٹ آور ہاؤس ان آرڈر، بجائے اس کے کہ ہم اس میں رہیں کہ جی وہ تیسرا لڑا رہا ہے، وہ کر رہا ہے. آپ کو پھر یو شوڈ بی واچ فل. اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم آپس میں اتنے چینلز ہم نے کھولے ہوئے ہیں آف کمیونیکیشن، ان کو ایکٹیویٹ رکھیں تاکہ ایک فضا جو ہے وہ اعتماد کی پیدا رہے. تھرڈ پارٹی والا جو فکرہ ہے یہ چابی ہے آپ کی ایک نئے فیز کو جاری کرنے کا. اور آپ کی بات انتہائی درست ہے، ہمیں اون ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. یہ بڑے عرصے سے یہ ہمارے ساتھ، ہم گزشتہ تقریباً 30 سال سے، کم از کم 30-40 سال سے ہم اس ہائبرڈ وارفیئر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. لاکھوں جانیں، ہزاروں جانیں جو ضائع ہو چکی ہیں، خطے میں لاکھوں جانیں ضائع ہو چکی ہیں اس کی وجہ سے. اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر اس وقت تمام مسائل جتنے ہیں وہ تمام یکجا ہو رہے ہیں، اور جو انٹرنیشنل بھی، ریجنل بھی اور ڈومیسٹک بھی. ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسی ترکیب نکالیں جس کے ساتھ ہم کوئی کچھ فرنٹس بند کریں اور کچھ اپنے بارڈرز کو جو ہے ان کو سیکیور کریں. اس وقت ایسا نہ ہو، کیونکہ ہندوستان تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری چاروں جانب جو ہے وہ شورش ہو اور ہم اس کا اسٹریٹجک ڈیپتھ بنے رہیں اور اس کے لیے ایک قربانی کا بکرا بھی بنے رہیں. نہیں، تو وہ اس چیز سے انڈیا کو بچنے تو کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انڈیا کو وہ خود اب خیال کرنا چاہیے. دیکھیں وہاں پہ بھی بدقسمتی سے ہاکس جو ہیں وہ دے آر ان پاور. جیسے ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈوبل، اس کے بعد سے ہو یہ رہا ہے کہ ان کی اپنے بھی گورنمنٹ اور انٹیلیجنس جو ہے دے آر ٹرائنگ ٹو پنچ ابو دیئر ویٹ. اور کینیڈا میں جا کے باسٹ آپریشن کیا، امریکہ میں کوشش کی، وہاں سے انہوں نے ان کو دھمکایا تو چپ کر کے بیٹھ گئے. پاکستان میں حرکات کی گئی ہیں تو وہ تو ان کے لیے تو خود اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں. دیٹ از سائڈس آف پوائنٹ کہ وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ہمیں آپس میں ایران کے ساتھ تعلقات ہر صورت بہتر رکھنے چاہیے، اچھے رکھنے چاہیے، فعال رکھنے چاہیے، ایکٹیو رکھنے چاہیے، اور مل کے جو دہشت گرد ہیں اور جو سیپریٹسٹ ہیں ان کا کلا کامہ کرنا چاہیے. بالکل درست. اور ایران کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بیڈ ایونٹ کے بعد ایک اچھا موقع دیا ہے کہ ہم اس کو کیپٹلائز کریں. ہمیں اپنی افواج پہ، اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے اور ان کو مکمل سپورٹ دینی چاہیے ہر لیول پہ، ہر طریقے سے، تاکہ وہ دہشت گردی کا اور ان بیرونی خطرات کا مکمل طور پہ مقابلہ کر سکیں. جی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت کا اور قیمتی خیالات کا بہت شکریہ.